अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के 2016 के अनसॉल्व पेपर के बारे में। ये सेकंड पार्ट है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ये फोर्थ तक कर लिया है। अब फिफ्थ से देखेंगे पांचवा वाला क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा है, प्रत्येक को करना है इसमें। ठीक है, देखते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी बोर्न इन माइंड इन इट्स प्रिपरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है उसको देखते हैं। उसको प्रिपरेशन करते टाइम अपने माइंड में क्या इसके रिगार्डिंग क्या पॉइंट्स रखने हैं वो भी देखते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिंसिपल अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। ये मुख्य खाता होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाता है। The main object of this account is to find out profit, or object of this account is find out profit or loss on contract executed। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हम कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उससे लाभ हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट से या हानि हो रही है वो पता लगाना। दस कॉन्ट्रैक्टर इज टू नो द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि उस पीरियड उस टाइम में जो ख़त्म हुआ हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में, उसमें हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। आगे, जनरली ईच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ द मेंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन एट अ टाइम बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड एट साइट। मतलब जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास एक टाइम में कई सारे ठेके आते हैं, मतलब उनके पास कई सारे कॉन्ट्रैक्ट एक ही टाइम में होते हैं और प्रत्येक जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वाले वो अपने जगह पे होते हैं। मतलब अगर किसी का घर बनाने का ठेका ले रखा है तो अपने घर पे तो बनाएंगे नहीं, उसी के घर पे जाके बनाना है उसको, और एक टाइम में कई ठेके इनके पास रह सकते हैं। कंप्लीटेड एट साइट ये होगा। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अलॉटेड अ distinct number in order to identify and distinguish it from other contracts। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 102 etc। मतलब प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग नंबर से अलग अलग कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 मतलब जो हमारा अकाउंट खाता होता है उसके ऊपर लिखा जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 102 है, ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा रहता है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। Thus, a separate account is opened in the general ledger for each contract। सो इसके आधार पे प्रत्येक अकाउंट के लिए जनरल लेजर अकाउंट हमारा बनता है, ईच कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग। ऑल द डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ साइट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, completion date, contract price, name of contractee etc are written of the top of contract। जो कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल होता है आर डिटेल में, जैसे कब हमने ठेका लिया है, कब पूरा होगा, नाम क्या है कॉन्ट्रैक्टी का, ये सब जितने भी है, पैसा कितना मिलना है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के टॉप पर लिखा रहेगा उसके ऊपर। और इसको प्रिपेयर करते टाइम हमारे माइंड में क्या क्या कुछ पॉइंट होना चाहिए कि खाता कब स्टार्ट किया है, कितने में लिया है, और प्लांट इशूड फ्रॉम स्टोर, कितना प्लांट स्टोर से इशू किया गया है, कितना प्लांट हमारे हैंड में है। ये सब कुछ पॉइंट हमारे माइंड में रहना चाहिए कि जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। तो पांचवा कर लिया, छठा देखते हैं। ये इसका क्या देखते हैं, छठा वाला, why do you need reconciliation of cost and financial account, explain। okay, what do you understand by inter-process transfer profit, how the actual profit is calculated। तो पहले हम ये रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट देख लेते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको एक्सप्लेन करना है। और ये सेकंड में और करके जो अथवा करके है ये अलग देख लेंगे, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन करेंगे अभी एक ही। तो रिकन्सिलेशन एंड कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंट तो हम देखते हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की। तो इसको नीड या ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं इसके। तो पहला है
टू मेक क्लियर द रीजन ऑफ डिफरेंसेस। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंसेस है उनको क्लियर करने के लिए उस रीजन से। एंड सेकंड, टू फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट। जो कॉस्टिंग प्रॉफिट का प्रॉफिट आएगा उसकी प्योरिटी के लिए, उसकी शुद्धता के लिए। टू मेक द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स परफेक्ट। जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड हमने बनाया है उसको एकदम परफेक्ट बनाने के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो हम देखते हैं मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। If any enterprise is having non-integrated costing system, then two types of department will be maintained by the enterprise। अगर संस्था हमारी बड़ी है तो उसके द्वारा दो डिपार्टमेंट तैयार किए जाते हैं। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट shall prepare its accounting books separately in addition to accounting books of financial department। एक कॉस्ट डिपार्टमेंट, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। कॉस्ट डिपार्टमेंट हमारा कॉस्ट बुक देखता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हमारा फाइनेंशियल बुक देखता है। ऑन द बेसिस ऑफ above definition, it can be said that profit of costing department and financial department will be calculated separately and may be differences due to following reasons। तो नीचे कुछ रीजंस दिए हैं और ये बताया है कि कॉस्ट डिपार्टमेंट अलग तैयार किया जाता है और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है वो अलग तैयार किया जाता है। इन सब के अलग लॉसेस एंड प्रॉफिट पीएनएल अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं। तो रीजंस क्या है सेपरेटली कैलकुलेट करने के? तो पहला है, सम आइटम्स आर नॉट कंसिडरेबल फॉर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बट सच आइटम्स आर टू बी रिकवर्ड इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ड्यू टू विच प्रॉफिट में डिफरेंट। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए नहीं होते, तो उनका प्रॉफिट उनको कवर किया जाता है हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, और उनका प्रॉफिट अलग आता है हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से इसी रीजन से, क्योंकि वो उसमें के है ही नहीं खर्चे। आगे, while preparing cost sheet, overheads are considerable on the basis of absorption rates or recovery rates, but in the preparation of trading and P&L account, these items are taken on total basis, so amount of overheads may be different due to which reconciliation may be required। मतलब जब हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट शीट ओवरहेड जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन यही अगर हम ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट में ये अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंस आ सकता है उससे जो आया था उस अमाउंट से। किस रीजन से? रिकंसिलिएशन में भी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की वजह से ये आ सकता है अलग। तो ये हमने देख लिया नीड और इसका एक्सप्लेन कर दिया फाइनेंशियल एंड रिकंसिलिएशन वाला। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हो गया सेक्शन सी में देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। अटेम्प्ट एनी 2, इसमें से कोई भी 2 कर रहे हैं हमको। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, तो इसमें से हम कोई भी करते हैं 2। तो अभी ये थ्योरीज छोड़ते हैं, कॉस्ट अकाउंट 5 ये तो कर लेंगे, सिंपल सा है। फिर भी ये वाला देखते हैं 9 वाला, ये न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल करेंगे। A firm is engaged in production of product X. It provides the following cost information for a month as asked you to prepare its cost sheet। हमें cost sheet बनानी है। एंड क्या दिया है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस पेड, वर्क ओवरहेड 30% ऑफ वेजेस, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ कॉस्ट, ग्रॉस आउटपुट ड्यूरिंग मंथ 1000 यूनिट, रिजेक्शन 10% ऑफ ग्रॉस आउटपुट, सेल वैल्यू ऑफ रिजेक्ट यूनिट्स 2500 रुपये, प्रिपरेशन द नेसेसरी कॉस्ट शीट। तो प्रिपेयर करते हैं हम नेसेसरी कॉस्ट शीट। तो भैया स्टेटमेंट हमने ये बना लिया है कॉस्ट शीट का। अब इसमें जो वैल्यूज दी है इसको धीरे धीरे एक तरफ से पुट करते चलेंगे। क्या दिया है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल
कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम कितना दिया है? 2,56,000, 2,56,000। इसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है हमारा, डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस कितना है? 54,000 हो गया हमारा डायरेक्ट वेजेस। एंड एक बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ नहीं है। अब इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पे, अब कुछ नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे फैक्ट्री में, तो अब क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट, पीसी। प्राइम कॉस्ट कितना है? इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3,10,000। आगे फैक्ट्री में चलेंगे, क्या है आगे? वर्क ओवरहेड, वर्क को ही फैक्ट्री बोलते हैं, वर्क या फैक्ट्री। तो नेक्स्ट हम चल जाएंगे फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है? 30% ऑफ वेजेस, वेजेस अभी ऊपर ही था, 54,000 का 30%, 54,000 का 30% आएगा 16,200, ये आएगा। इसके बाद आगे कुछ इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड में से कुछ रद्द हुआ है वो देख लेते हैं, कुछ नष्ट हुआ हो तो। कितना नष्ट हुआ है? सेल वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स 2,500 रुपये। तो सेल ऑफ स्क्रैप माइनस सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू कितना दिया? 2,500 रुपये, 2,500 रुपये हमारे नष्ट हुए हैं। इसके बाद अब कुछ दिया है, आई थिंक फैक्ट्री के रिगार्डिंग बस इतना ही दिया है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे एंड इसके बाद आएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, कितना आएगा? इसको इसमें ऐड करेंगे ये वाला, इसके बाद इसमें से लेस करेंगे, ये आएगा हमारा 3,23,700। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, अब हम चल जाएंगे ऑफिस ओवरहेड में। ऑफिस ओवरहेड में जानने वर्क कॉस्ट हो गई हमारी। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऑफिस दिया तो ऑफिस लिख देते, कोई बात नहीं। ऑफिस ओवरहेड दिया 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमारी कितनी है? यहाँ पे 3,23,700 तैयार की हमारी वर्क कॉस्ट, 3,23,700 का 10% हमारा ऑफिस ओवरहेड, जिसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा हमारा 3,23,070, ये 70, ये 10% आ गया। अब कुछ ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम बंद करेंगे। खर्चे समाप्त, यहाँ पे कितना? ग्रॉस आउटपुट ड्यूरिंग मंथ, ग्रॉस आउटपुट ड्यूरिंग मंथ मतलब ये जो कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं 1,000 के लिए, अभी इतना देखते हैं 1,000। इसके बाद यहाँ हो गया है, तो खर्चे हमारे हो गए समाप्त। अभी ये दिया है सेल वैल्यू या रिजेक्शन 10% ऑफ ग्रॉस आउटपुट, ये प्रोडक्शन आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। तो कितना का प्रोडक्शन हमने किया है? 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। ये जितना सब है ये सब 1,000 का है, लेकिन इसमें दिया है रिजेक्शन इतना रद्द हुई है, इतना रद्द हो गया, इतना खराब हो गया है। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट ले लेंगे। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, कितना? ग्रॉस आउटपुट कितना है? ग्रॉस आउटपुट हमारा 1,000 यूनिट है, 1,000 यूनिट्स। एंड इसमें से वेस्टेज कितना हुआ है? रिजेक्शन एट द रेट 10% ऑफ ग्रॉस आउटपुट, 10% है ये ग्रॉस आउटपुट का। ग्रॉस आउटपुट 1,000 है, 1,000 का 10% कितना होगा? 100। तब यहाँ पे 1,000, यहाँ पे आगे लिखते हैं 1,000, यहाँ पे इसका 10% होगा 100, कितना आएगा? 900 यूनिट, 900 यूनिट हमारे आएंगे।
नेट आउटपुट हमारा आएगा 900 यूनिट। तो यहाँ इसको बीच में छोड़ के चले आए बेमतलब। तो यहाँ पे हो गए खर्चे हमारे समाप्त, इसलिए यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं। तो अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 3,56,070 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे हमारे नेट आउटपुट कितना है, ये तो हमारा ग्रॉस आउटपुट है, हमें नेट आउटपुट कितना है यहाँ पे लिखे थे, इसमें 100 माइनस किए हैं तब हमारा 900 आया है। अब हम इसमें 900 का भाग देंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए इसमें 900 का भाग देंगे। 900 का भाग देंगे कितना आएगा, 900 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 284 इंटू 4.44 इंटू 4.44 या अब यहाँ से 54,000 में हम 900 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 60। अब यहाँ से हम 3,10,000 में 900 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 344.44। एंड नेक्स्ट 16,200 में से करेंगे 900 को डिवाइड, तो ये आएगा 18। उसके बाद ये 2,500 में तो ये आएगा 2.77। इसके बाद ये 3,23,700 में से करेंगे तो ये आएगा 359.66। इसके बाद यहाँ पे 32,370 में से करेंगे तो आएगा 35.97। और यहाँ पे 3,56,070 में करेंगे तो ये आएगा 395 इंटू 63। डिवाइड करने पे ये सब आए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अगला देखते हैं, यहाँ पे ये वाला, वर्क आउट द मशीन आवर रेट फॉर फॉलोइंग मशीन्स। मशीन आवर रेट निकालना है, कॉस्ट ऑफ मशीन इतना दिया है, इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस इन दोनों को मिला के हमारी कॉस्ट निकल जाएगी मशीन की। और वर्किंग लाइफ इतना दिया है 10 साल। वर्किंग हावर्स दिया है 2,000 पर ईयर। रिपेयर चार्जेस 50% ऑफ डिप्रिसिएशन एंड पावर 10 यूनिट पर हावर ₹1.5 पर यूनिट। इसके बाद आगे क्या दिया है, लुब्रिकेटिंग ऑयल 12 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का। ओके, कंज्यूमेबल स्टोर्स 10 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का। ओके, वेजेस ऑफ ऑपरेटर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेजेस दी है। सॉल्व करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बना लिया। स्टेटमेंट में है ये पार्टिकुलर डिटेल टोटल कॉस्ट, पहले फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड को स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। उसके बाद थोड़ी सी लाइन छोड़ के वेरिएबल कॉस्ट लिखिए, जो फिक्स्ड होगा फिक्स्ड कॉस्ट में डालेंगे, जो वेरिएबल होगा वेरिएबल में डालेंगे। उसके बाद टोटल ओवरहेड, उसके बाद इसमें से भाग देंगे इफेक्टिव मशीन आवर रेट का, तो तब आएगा हमारा मशीन आवर रेट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 और इसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है इन दोनों को ऐड करके तो हमारा आएगा ओरिजिनल कॉस्ट। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, तो पहले डिप्रिसिएशन निकालते हैं। इसको भी हटाते हैं, साइड करते हैं। यहाँ पे एक वर्किंग नोट नंबर 1 लेते हैं डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। डिप्रिसिएशन पर लाइफ कितना कब दी है, घंटों में या साल में? साल में दी है, 10 साल है, तो पर एनम लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ये होता है इसका फार्मूला। तो हमने इसमें से कितना ओरिजिनल कॉस्ट कितना इसका, ये 90,000 रुपये मशीन की कॉस्ट है, और ये इसका संस्थापन का कॉस्ट इस पे है 10,000 रुपये, मतलब 1,00,000 रुपये ऐड कर देंगे। इसको इतना तो कर ही सकते, ऐड कर लेंगे। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू आई थिंक स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, तो स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है तो इसके लिए 0 लगाएंगे इधर। नहीं है तो नहीं है। यूजफुल लाइफ कितना साल है, 10 साल, तो नीचे 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 10,000। तो हमारी स्क्रैप वैल्यू आ गई 10,000।
और स्क्रैप वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इस वेरिएबल में, सॉरी डिप्रिसिएशन को कहाँ, डिप्रिसिएशन निकाला हमने, डिप्रिसिएशन को रखते हैं वेरिएबल में, वर्किंग नोट नंबर 1। तो डिप्रिसिएशन कितना आया है, 10,000, 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन। इसके बाद आगे क्या है, आगे है वर्किंग लाइफ, ये पढ़ लिया, यहाँ 3 तक हो गया। वर्किंग हावर्स 2,000 पर ईयर, और 2,000 पर ईयर दिया है वर्किंग हावर, तो इसको भी यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ भी, इसका ये यहाँ के लिए है। आगे वर्किंग आवर हो गया। रिपेयर चार्ज 50% ऑफ डिप्रिसिएशन, तो रिपेयर हमारा कहाँ रहेगा, हमारा रहेगा यहाँ पे वेरिएबल में। रिपेयर 50% ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना है 10,000, इसका 50% 5,000, 5,000। आगे आगे देखते हैं, आगे है लाइन, रिपेयर हो गया। पावर 10 यूनिट्स पर आवर, 1.5 रुपये पर यूनिट, मतलब पावर 10 यूनिट पर आवर, 10 यूनिट पर आवर के हिसाब से करेंगे हम, 10 यूनिट पर आवर, और हमारा आवर कितना है 2,000 आवर दिया है, 2,000 पर ईयर। जब 10 यूनिट पर आवर के हिसाब से, तो 2,000 के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे पावर 10 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से 2,000 के लिए कितना आएगा, तो ये आएगा 20,000 आएगा। इसके बाद 1.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पे करना है, तो 20,000 आ गए हमारे। इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 30,000 आ गया। ओके, एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल स्नेक तेल, चिकनाई वाला तेल। लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम, लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना है 12 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 8 घंटे पर लिखते हैं। फ्रिज में होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे कितना 12 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 8 घंटे, तो 12 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, ये प्रतिदिन का दिया है, तो 12 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 8 घंटे, 12 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 8 घंटे। एंड कितने घंटों का हमें निकालना है, 2,000 घंटों का हमें निकालना है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3,000 आ गए। ओके, और इसके बाद अगला पॉइंट है कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 8 घंटे। कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो ये 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कितने 8 रुपये, कितने घंटों का निकालना है हमें 2,000, यहाँ पे 2,000 लिखा था, भूल गया। इसका आंसर आएगा 2,500। आगे उसके है लास्ट पॉइंट वेजेस ऑफ ऑपरेटर, 200 के हिसाब से प्रतिदिन वेजेस है, ये प्रतिदिन क्या दिया है 200 के हिसाब से, तो 8 घंटे काम करता है वो, तो 200 के हिसाब से प्रतिदिन 8 घंटे, कितने घंटों का निकालना है 2,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2,500 आएगा। ये हो गया हमारा सब समाप्त। तो यहाँ पे इसको बंद करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल आएगा हमारा 5,000, सॉरी ये 5,000 आएगा, यहाँ पे 50,000 आएगा, 50,000 इसका आगे। अब इसको पूरे को जब ऐड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, तो ये आएगा 55,500 है, 55,500। एंड ये आ गया हमारा फिक्स्ड का टोटल, एंड वेरिएबल का टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 45,000 आ गया। ओके, तो बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,05,000, ये हो गया। एंड ये दिया है, अब इसमें से 2,000 में इसको भाग देंगे तो ये आएगा 50.25 मशीन हावर रेट। तो मशीन हावर रेट हमारा आ गया 50.25। यही आई थिंक
सवाल के हिसाब से तो पूरा कैलकुलेट हो गया, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या है। तो ये हो गया ये वाला कंप्लीट। अभी सोच रहा था ये वाला भी करवा दे, लेकिन अब दो ही बोला था, दो तो कर दिए। सवाल के हिसाब से तो रिक्वायरमेंट पूरी कर दिए, फिर भी अलग सेपरेट वीडियोस को डाल देंगे। बाकी अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम 2017 वाला अनसॉल्व। तब तक के लिए थैंक यू।